नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मलेशिया ने सुखोई 30 MKM फ्लीट के लिए मांगी ब्रह्मोस मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स इजरायली रैम्पेज मिसाइलों के साथ मिग-29 यूपीजी फ्लीट को करेगी मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की पहली यात्रा पर जाएंगे। एस्ट्रा MK2 BVRAM इंडियन एयरफोर्स में तैनाती से पहले अंतिम परीक्षण के लिए तैयार। और जापान भारत को एडवांस्ड नेवल एंटेना की करेगा सप्लाई। हेडलाइन नंबर 1। मलेशिया अपने सुखोई Su-30 MKM फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को शामिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। यह कदम साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जहां देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव, खासकर चीन के साथ सीमा विवादों के कारण, कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। मलेशिया का यह प्रयास इसी दिशा में है। लेकिन Su-30 MKM में ब्रह्मोस मिसाइल को एकीकृत करना आसान नहीं है। भारतीय वायुसेना के अनुभव से पता चलता है कि इसके लिए एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने होंगे। मिसाइल का वजन और प्रोजेक्शन के दौरान लगने वाले फोर्स को संभालने के लिए एयर फ्रेम में एक्सटेंसिव रिवीजन आवश्यक है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के सहयोग से बनी है, की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इसे और बढ़ाने की योजना है। इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इसे मलेशिया के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं, खासकर जब वह अपनी डिफेंस पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। केवल मलेशिया ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया भी अपने सुखोई विमानों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। यह रुझान दिखाता है कि साउथ ईस्ट एशियाई देश एडवांस्ड वेपन्स से अपनी आर्मी को लैस करना चाहते हैं। Su-30 MKI और Su-30 MKM के बीच समानताओं को देखते हुए रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स को अपने विमानों में आवश्यक बदलाव करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काम करना होगा। यह प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली हो सकती है। हालांकि अगर यह योजना सफल होती है तो इससे मलेशियाई एयरफोर्स की समुद्री हमले की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। साथ ही यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन एयरफोर्स अपने मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड देने की योजना बना रही है। इस अपग्रेड में एडवांस्ड एवियोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स और शक्तिशाली इजरायली रैम्पेज मिसाइलें शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य एयरफोर्स की ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज और ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। शुरुआत में 24 मिग-29 यूपीजी विमानों को रैम्पेज मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये मिसाइलें 180 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकती हैं, जो लड़ाकू विमानों को सुरक्षित दूरी से लक्ष्य को भेदने की क्षमता देती है। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह मिसाइल मूल रूप से जमीन से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब इसे हवा से लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज किया गया है। इसकी विशेषताओं में शामिल हैं हाई स्पीड, लो कॉस्ट एंड प्रिसाइज टारगेटिंग। यह मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में सक्षम है और मजबूत लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स रैम्पेज के अलावा एक और इजरायली मिसाइल का उपयोग कर रही है, जिसे रॉक्स कहा जाता है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकती है और इसने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता साबित की है। इन मिसाइल अपग्रेड्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स अपने पूरे मिग-29 फ्लीट के लिए एक मिड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम पर भी विचार कर रही है। यह प्रोग्राम इन विमानों के ऑपरेशनल लाइफ टाइम को 40 से 50 साल तक बढ़ा सकता है। ये सभी अपग्रेड्स इंडियन एयरफोर्स की युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। एडवांस्ड मिग-29 जेट्स नई मिसाइल सिस्टम्स के साथ भारत की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हेडलाइन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक ऐतिहासिक यात्रा पर जाने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने घोषणा की है कि मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन विजिट करेंगे। यह यात्रा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर हो रही है। यह विजिट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के लगभग 30 साल बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में है। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपना स्पष्ट रुख रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि इस संघर्ष का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। भारत दोनों देशों के साथ स्वतंत्र संबंध रखता है और शांति के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने ही रूस का भी दौरा किया था। यह उनके तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। भारत का मानना है कि दोनों देशों के साथ उसके संबंध स्वतंत्र हैं और यह कोई जीरो सम गेम नहीं है। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान की है।
अब तक 16 सहायता पैकेज भेजे जा चुके हैं, जिनमें 135 टन से अधिक सामग्री शामिल है। इसमें दवाइयां, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और मेडिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस यात्रा की पुष्टि की है। यह यात्रा यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है। यह यात्रा भारत और यूक्रेन के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह न केवल बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा देगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी रेखांकित करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच क्या नए समझौते और सहयोग सामने आते हैं। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4। भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एस्ट्रा MK2 भारत की अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अपने अंतिम परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुकी है। एस्ट्रा MK2 एक एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल हाई एल्टीट्यूड से छोड़े जाने पर 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर दुश्मन के विमानों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स की श्रेणी में शामिल हो जाती है। DRDO के अनुसार एस्ट्रा MK2 ने कई कठोर परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनमें कैप्टिव टेस्टिंग, सेपरेशन टेस्टिंग एंड सीकर टेस्टिंग शामिल हैं। अब यह मिसाइल टारगेट ड्रोन के विरुद्ध पूर्ण पैमाने पर टेस्टिंग के लिए तैयार है। इन परीक्षणों के बाद एस्ट्रा MKII इंडियन एयरफोर्स के यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगी। सफल टेस्ट्स के बाद यह मिसाइल तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल और भविष्य के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे इंडियन फाइटर जेट्स में शामिल की जाएगी। एस्ट्रा MK2 का विकास भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगी, बल्कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता को भी कम करेगी। इससे भारत को एक लागत प्रभावी और स्वदेशी विकल्प मिलेगा। यह मिसाइल भारत की बढ़ती डिफेंस टेक्निकल कैपेबिलिटीज का प्रतीक है। एस्ट्रा MK2 का विकास दर्शाता है कि भारत अब कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम्स के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा है। यह न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। हेडलाइन नंबर 5। जापान और भारत के बीच एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कोऑपरेशन की घोषणा होने वाली है। जापान भारत को एडवांस्ड नेवल शिप एंटेनास की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिफेंस कैपेबिलिटीज और रेजिस्टेंस को बढ़ाने का एक प्रयास है। यह घोषणा नई दिल्ली में होने वाली दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक में की जाएगी। यह विकास दोनों क्वाड सहयोगियों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एडवांस्ड एंटेना सिस्टम को NIC सहित जापानी कंपनियों ने डेवलप किया है। वर्तमान में यह टेक्नोलॉजी जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के सबसे आधुनिक एस्कॉर्ट जहाजों पर तैनात है। यह सिस्टम मिसाइल और ड्रोन की गतिविधियों का तेजी से पता लगाने में सक्षम है, जो आज के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशंस में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस साझा उपकरण के उपयोग से जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय में सुधार होने की उम्मीद है। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब भारत अपनी डिफेंस परचेज में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन में चल रहे वॉर के कारण भारत रूस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। आगामी 2+2 बैठक में दोनों देश कानून के शासन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। यह विशेष रूप से यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों और चीन के सैन्य विस्तार से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जापान और भारत अपने संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दायरे और गुणवत्ता को बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। इनमें अन्य क्वाड सदस्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए जाने वाले अभ्यास भी शामिल हैं। यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्वाड की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जापान और भारत के बीच यह डिफेंस कोऑपरेशन रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने और साझा चुनौतियों का सामना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।